नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य, आप देख रहे हैं अखबार भारत। आज इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक्शन एड एसोसिएशन इंडिया की एक मीटिंग हुई, जिसमें दिल्ली के तमाम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जो यूनियंस हैं उनके नेता और तमाम एनजीओज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मीटिंग में जर्मन एम्बेसी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सभी लोगों ने इस विषय पे चिंता व्यक्त की कि जो मजदूर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उसको जो पूरी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। जो साइट्स पे काम करते हैं उन मजदूरों के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, शौचालय और उनके बच्चों के शिक्षा के, ये सारी सुविधाएं हर जगह मौजूद नहीं हैं। इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मेरे साथ हैं यूनियन लीडर भी हैं और नमा के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और तमाम सरकारी संस्थानों में रहे हुए हैं, थानेश्वर दयाल आदिगौड़। और मैं इनसे जानना चाहता हूं, आज जो ये मीटिंग हुई थी, ये कौन से लोग आए थे और किन मुद्दों पे चर्चा हुई? सर, आज एक्शन एड एसोसिएशन और संस्था के द्वारा जो निर्माण मजदूरों के लिए साथ काम कर रही है, दिल्ली में एक परियोजना चला रही है पिछले 7-8 महीने से, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए और उनका पंजीकरण कराने के लिए। उसके तहत जर्मन एम्बेसी के सहयोग से एक्शन एड ने मिलकर यूनियनों के साथ मिलकर आज राज्य स्तरीय एक परामर्श का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था दिल्ली में जो निर्माण मजदूर हैं उनके जो पंजीकरण में और हित लाभ में जो दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए कैसे समाधान किया जा सके, उस पर चर्चा करना था। साथ ही वर्क साइट पर जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर जो मजदूरों को मिलने वाले मिनिमम वेज हैं, वर्क साइट पर सेफ्टी का मुद्दा है, उनको जो बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए उनकी क्या स्थिति है, उसके ऊपर स्थिति का अवलोकन करते हुए मूल्यांकन करते हुए आगे दिल्ली में क्या किया जा सकता है, इन मुद्दों को लेकर ये पूरी तरह से एक परामर्श रहा, जिसमें अलग अलग तरह के साथी लोग शामिल हुए, जिसमें बोर्ड के मेंबर इसमें शामिल रहे, सरकार के अधिकारी इसमें शामिल रहे और साथ ही अलग अलग दिल्ली में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ काम कर रहे वाले श्रमिक संगठन हैं उनके पदाधिकारी और लीडर आज इसमें शामिल रहे। और जो अलग अलग ठेकेदार हैं जो अलग अलग साइट पे काम करते हैं, तो ठेकेदारों के प्रतिनिधि, मजदूरों के प्रतिनिधि, यूनियनों के प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर एक प्रकार से संयुक्त मीटिंग थी स्टेक होल्डर्स की, जिसका यहाँ पर आज इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजन किया गया। तो आज ये कौन से प्रतिनिधि आए थे? एक्शन एड एसोसिएशन का जो पूरा इंडिया का जो दिल्ली देख रहे हैं, दिल्ली रीजन के जो इनके संस्था के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो इसमें उपस्थित थे, उनकी पूरी टीम इनकी थी। और जर्मन एम्बेसी के जो एक प्रकार से सेकेंड वो राजदूत बोलते हैं एम्बेसी के, डिप्टी हाई कमिश्नर जो है वो डिप्टी हाई कमिश्नर इसमें उपस्थित थे जर्मन एम्बेसी से प्रतिनिधि के रूप में। और यूनियन के कम से कम 20 अलग अलग तरह के यूनियनों के जो निर्माण मजदूर अधिकार अभियान से भी जुड़े हुए हैं और जो एक्शन एड के साथ मिलकर कुछ काम कर रही हैं दिल्ली में कंस्ट्रक्शन साइट पर, उसके प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित थे। जी, थैंक यू सर। Just one more minute. They have something from workers. Yeah, they bring some shield. Yeah, Sarita ji. Yeah. This is a shield from Workers Union. Thank you. Yeah, please. So, George, over to you for your team. Well, thank you very much. I think
in view of these beautiful presents, I definitely should come more often, right? We translate, so please. So you want to translate the meal as we speak, so what you would prefer if you translate? Whatever is better for you. Yeah, you please start and we Very good. get breaking. So let me first say that I think I've been introduced. I'm the Deputy Ambassador of the German Embassy here in Delhi, and I'm a newcomer to Delhi. So I only came in August, so everything is new. And I'm delighted to be here at ActionAid to meet the organization and to meet all of you with regard to this very prominent topic of workers' rights and the implementation also of these rights. जॉर्ज कहते हैं कि वो बिल्कुल नए नए हैं, ताज़ा है यहाँ पे, पिछले अक्टूबर में यहाँ पर आए हैं और उनको बहुत खुशी है कि यहाँ पे उन्होंने एक्शन एड के साथियों से मुलाकात की और बाकी के मजदूर नेता लोग जो है उनसे बात करने का मौका मिल रहा है उनको एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे जो मजदूर और मजदूरी से रिलेटेड। So I would especially like to thank Mr. Sandeep Chachra, Executive Director of ActionAid, and Ms. Deepali Sharma, Director of the Organizational Effectiveness of ActionAid, Mr. Tanvir Kadhi, who is, as I understand, responsible for ActionAid in the Punjab. So thank you very much, and the whole team of ActionAid actually, for having invited me, and for all of you for taking interest in the topic of today's conference. वो सभी का धन्यवाद कर रहे, खासतौर पे संदीप जी का, दीपाली जी का, मेरा भी। Thank you. Today you have come together to discuss how working conditions on construction sites here in Delhi and in the Punjab can be improved, and how essential facilities can be provided to workers. आज हम मिले हैं कि वर्किंग कंडीशन, काम करते वक्त जो हालात है आसपास के, उसको डिस्कस करते हुए और आगे की क्या दिशाएं होनी चाहिए उनको सही करने के लिए, इन मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हम यहाँ मिले हैं। And maybe I can say on a halfway personal note also that this is not the first time that I've been confronted with this issue, which is not only, I think, a very important issue here in India, as I understand, but it's also a very important issue in Germany, in my country, as it is in many other countries, probably in most other countries. I was last posted to Israel, and there we at the German Embassy in Tel Aviv in Israel, we were also engaged with cooperation partners like ActionAid to promote workers' rights and the safety of construction, the construction framework, if I can put it this way, with our Israeli counterparts and also government officials. So I think it's a very important and it's a very worthy cause to address this issue in general. जॉर्ज का कहना है कि ये पहली बार इस मुद्दे के साथ उनका सामना नहीं हो रहा है। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बार बार इन मुद्दों के साथ काम किया है, उनके अपने देश में भी, जर्मनी में भी, और पिछली बार जब वो इजराइल में तेल अवीव जो राजधानी है, जब वहाँ पे थे तो उन्होंने वहाँ की बहुत सारे कॉरपोरेशन के साथ मिल के और इजरायली गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे काम किया है। उनका मानना है कि बहुत ज़रूरी मुद्दा है जिस पे लगातार काम करने की ज़रूरत है। वर्किंग कंडीशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। Maybe I can pick up on one topic that Deepali was mentioning in the introduction, and that is that I think one thing is to have regulations in place with regard to the social framework of workers' rights. And I say this as a trained lawyer, which is of course the first step you need to address. But the very often much more difficult step is to translate these rights into reality, into the implementation of all of these things, because it's rather quickly done to put in legislation, but then to transfer this into reality is often
the big challenge, I think everywhere. मजदूरी के तो बहुत सारे मुद्दे हैं, पर जॉर्ज का कहना है कि एक वकील कैसे, जो एक वकील भी हो, तो उनका एक मेरा पहला प्रेफरेंस ये होगा कि मैं कानून के ऊपर बात करूँ, जो सोशल सिक्योरिटी सोशल वेलफेयर के कानून है उसको फोकस किया जाए। पर उन्होंने कहा कि जैसे दीपाली ने प्रेजेंट भी किया कि यहाँ इम्प्लीमेंटेशन के बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, तो लोग कानून तो बहुत जल्दी बना लेते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो चैलेंजेस आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है, उसको फोकस करना चाहिए। All of you know much better than I do as a newcomer that India is a hugely dynamic country with a very dynamic economy, and even in my first days here, I've seen construction sites everywhere here in Delhi, very active. And from a German perspective, there are some things that are quite striking, at least to me. For example, I saw people, not only men but also women, working and sweating when temperatures were very high when I came in summer. Then you have, this was also mentioned, you have the pollution here, which I think from two sides adds strain. One is the pollution itself is of course a health hazard, but then again there are consequences also if the pollution is too high, because construction sites will be closed, and then you know what happens to the people that work on these construction sites. And I also noticed that laborers were usually wearing little or no safety equipment, which is certainly also one issue that deserves to be addressed. Women and men I saw were all working very hard, and I truly admire them for working in these kind of conditions. They really deserve my respect, so this is very impressive. जॉर्ज ने कहा कि नए नए आए थे तो उनको ये साफ दिखाई दे रहा था कि इंडिया क्योंकि एक डाइवर्स और डायनेमिक कंट्री है, मतलब बदलती हुई और प्रोग्रेस करती हुई कंट्री है। तो इसका उन्होंने महसूस कब किया जब उन्होंने देखा कि इतने लार्ज लेवल पे कंस्ट्रक्शन साइट्स है यहाँ पे, और बेग जर्मनी से इनको आने के बाद ये अजीब लगा क्योंकि एक सेटल कंट्री है और ये इंडिया प्रोग्रेस करती हुई कंट्री है और लगातार कंस्ट्रक्शन साइट उनको यहाँ दिखाई दे रही है। और कंस्ट्रक्शन साइट पे वो मेहनत कश लोग, आदमी और औरत दोनों दिखाई दे रहे थे, जो बहुत मौसमों के अलग अलग वक्त में भी मेहनत करते थे। गर्मी जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है जब भी वो मेहनत कर रहे थे, तो अभी शायद सर्दियों में पॉल्यूशन बढ़ जाएगा जब भी वो अपना पसीना बहाएंगे। तो ऐसे वक्त में उन्होंने ये महसूस किया कि जो उनके सेफ्टी इक्विपमेंट होने चाहिए, जो उनका ख्याल रखने वाली चीज़ें होनी चाहिए, वो नहीं है यहाँ पे, कहीं पे नहीं है। ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है कि उनकी मजदूरी को रिस्पेक्ट करते हुए उनका ख्याल रखा जाए, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाए, और ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है वैसे बताने। Important cause here in Delhi and Punjab. We will also continue our engagement with the Indian government on this important topic and look forward to continuing our cooperation. वो अपने मुल्क का एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि वहाँ की जो लेबर यूनियंस है जर्मनी में जो लेबर यूनियंस है, वो वहाँ के एक्सीडेंट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वहाँ के हमारे वहाँ के उनके साथ मिल के काम करते हैं। तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि वर्किंग साइट का इंस्पेक्शन करके वहाँ पे वो एडवाइस करते हैं, उसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं। साथ में मोटिवेट भी करते हैं, जो मालिक होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, जैसे हमारे वहाँ मालिक होते हैं, उनको भी मोटिवेट करते हैं कि अगर ज़्यादा एक्सीडेंट होंगे तो उनकी बिजनेस का नुकसान है। तो वो एक मोटिवेशन वाला माहौल होता है वहाँ, और मजदूरों के लिए भी अच्छा होता है ये। तो उनका शायद ये एडवाइस हमें करता है कि हमारी यूनियंस और यहाँ के इंश्योरेंस और गवर्नमेंट मिलकर काम करे मजदूर अधिकारों के लिए, ये अच्छा है। साथ में वो बात भी कह रहे हैं कि ये अच्छा है कि ये ऑब्जेक्टिव, इस प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है जर्मन एम्बेसी के ऑब्जेक्टिव से बहुत मिलता है, और वो आगे भी इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके मजदूरों के जो हक है और उनके जो प्रोटेक्शन के जो चीज़ें होनी चाहिए उसको लेके आगे बढ़िए, और लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोग्राम के लिए एक्शन की तरफ वो देखते हैं। Of course, Delhi and Punjab are only a small part of India, and there still remains a lot of work to be done for the improvement of working conditions in all of the country. This is why I think that this project is an important step forward, not only in Delhi and in Punjab, but it can be a success story and a model also for other parts of India.
that is, why we are also looking beyond these two regions and are delighted to be part of this effort. So let me thank you once again for inviting me, and all of you for being here. And I do wish you a very fruitful discussion during the day. I hope you will excuse me. I will not be able to stay for the whole discussion due to other engagements, but thank you very much again to ActionAid and to all of you, the participants, for coming and for inviting the German Embassy. We are delighted to be part of the project. तो आखिरी लाइन से उन्होंने ये कही कि दिल्ली पंजाब ये छोटा सी ज्योग्राफी है, देश बहुत बड़ा है, पर हम दिल्ली और पंजाब में ऐसा काम करें कि एक मॉडल क्रिएट कर पाए और इसको बाकी के देश में भी इसको आगे बढ़ा पाए, प्लान कर पाए। फिर उन्होंने वही तारीफ की हमारे काम की, और उन्होंने कहा कि आगे भी देश भर के दूसरे इलाकों में अगर जुड़ने का मौका मिले तो अच्छा होगा। और उन्होंने हमें शुभकामनाएँ दी कि आज दिन भर की जो चर्चाएँ होंगी उसमें कुछ फ्रूटफुल हम निकाल पाए, रिजल्ट निकाल पाए। वो हमारे साथ पूरा दिन नहीं रह पाएंगे, कुछ देर के बाद हमसे अलग हो जाएंगे, पर हमें वो बेस्ट विशेष प्राप्त करना है। थैंक यू। साथ में शायद मजदूर मंत्रालय से भी, दिल्ली सरकार के या लेबर डिपार्टमेंट से भी कुछ साथी जुड़ेंगे। कुछ बहुत प्रिय साथी हैं जो बाकी संगठनों से जुड़े हैं, मुझे मालूम है मोबाइल क्रश की बहन है और कई साथी हैं, मैं सबके नाम न ले रहा हूँ। राजीव जी बैठे हैं यहाँ, सालों से हमने आपके साथ काम किया है और सीखा है, क्यों राकेश जी? तो इस तरह से और जो साथी जुड़ रहे हैं, खास करके हमारे टिकेंद्र भाई, वो शिमला के डिप्टी मेयर है, और जब वो मेयर थे वो बताते हैं, कुछ साल पहले ही थे, अभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में है, तो कुछ साल पहले तक मेयर थे, तो बताते हैं कि कल वो बता रहे थे कि जब अटल टनल बना था तो एक भी मौत, और कोई जर्मन कंपनी के साथ ही बना था, दीपाली जी इसको जरूर अनुवाद करिएगा, ऑस्ट्रियन कंपनी के साथ बना था अटल टनल, आपको पता होगा हिमाचल में। तो एक भी देहांत किसी मजदूर का नहीं हो। हर बार टनल बनता है जब, तो शायद आंकड़ा नहीं है, कई लोगों की, कई निर्माण मजदूरों की देहांत होती है। आप जानते हैं, अभी डॉक्टर जॉर्ज भी बता रहे थे कि हैम्बर्ग में क्या हुआ। तो साथियों, सभी को, और हमारे साथ जर्मन एम्बेसी के हमारे सहयोगी है, मैं उनको मित्र और पार्टनर भी बोलूँगा, हिज एक्सीलेंसी जॉर्ज एंजवेलर, ही इज़ अ डेप्यूटी चीफ, मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ उनके लिए, the Deputy Chief of Mission for the Federal Republic of Germany, the embassy here, his colleague. So happy to be connected with you. More than partners, we are hoping, financials aside, this is a trajectory which is globally important, as you very wonderfully, आपने जो आज भाषण दिया, कई बार ऐसा होता है कि एक फॉर्मल भाषण होता है, पर ये I want to share with you, this was a beautiful intervention and speech that you have given, not for the sake of praising you, but it showed to me that spirit and substance you have there in you and your commitment to these issues. So we appreciate it. शिक्षा के मुद्दों के बारे में मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन आपका सत्र में और बातचीत होगी और सुनने से मिलेगा, सीखने को मिलेगा, आगे कैंपेन करने को मिलेगा सभी साथियों को। लेकिन स्पष्ट बात है, कितने प्रतिशत लोगों को मिलता है, मात्रा कितनी है उसकी, क्या हुआ ई श्रम के जो एक बड़ा हमने बनाया था कि रजिस्ट्रेशन करेंगे, हम सबकी मांग भी थी कोई ज़माने में, शहनाज जी, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद हुआ क्या? तो इन मुद्दों पे जरूर आज वार्तालाप हो रहा है। वर्क साइट के मुद्दों की बात अभी जॉर्ज जी ने करी है, उसके बारे में तो कई बातें हैं, आप सब जानते हैं, एक्सीडेंट की बात हुई है, कंस्ट्रक्शन की बात हुई है, और जो महिलाओं के ऊपर वर्क साइट पे होता है, जो शोषण जो महिलाओं का होता है, मुझे मालूम नहीं एलसीसी कमेटी की क्या स्थिति है शहर में, तो आज शायद जिक्र होगा तो बातचीत होगी। बच्चों की क्या स्थिति है, वर्क साइट में क्रैश मिलते हैं कि नहीं, आज शायद बातचीत होगी इस विषय में। और आखिर में एक ही बात बोल के मैं बात रोकता हूँ, एक ही बिंदु बोल के,
जो मुझे थोड़ा लगता है हमें मिल के साथियों आगे बढ़ाना है। इन जो एजेंडा आज की वर्कशॉप के है या जो हम साथियों के साथ उधर काम करें उस पर नहीं है, और वो है जो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मजदूरों के ऊपर है। उसके दो पहलू हैं साथियों। अभी बात हुई कि जब ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान दिल्ली में लग गया है और थोड़ा प्रदूषण बढ़ेगा, 300 से 400 होगा AQI, तो कंस्ट्रक्शन वर्क को बंद कर दिया जाएगा। 5,000 रुपये बहुत हमने हल्ला वल्ला किया था हम सब साथियों ने यहाँ, तो दिल्ली सरकार ने बोला था कि 5,000 रुपये कॉम्पनसेशन वन टाइम देगा, लेकिन किसको देगा वो नहीं मिल रहा है। हाथ खड़ा करके बोल रहे नहीं मिल रहा है। मुझे ऐसा लगा था करीब 10% लोगों को शायद मिला हो, तो मिला हो, वो भी बोले उसमें थोड़ा सा जो लास्ट ईयर अनाउंसमेंट हुआ था 2022 में, उसका पैसा नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला, नॉट ए सिंगल वर्कर। जो 2021 में अनाउंसमेंट हुआ था उसमें कुछ वर्कर को 20% या 15% के बीच में जो रजिस्टर्ड वर्कर थे उसको मिला। तो क्योंकि वो माइक पे नहीं है, मैं बोल देता हूँ क्या बोल रहे हैं कि पिछले वाले में किसी को नहीं मिला अभी तक, और उसके पहले जब 2000 मात्रा थी 2021 में, तब करीब 20% लोगों को ज्यादा मिला होगा। ज्यादा वो भी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बोर्ड में रजिस्टर थे। जो नहीं रजिस्टर है उसकी भरपूर संख्या है, और क्यों है आप सब जानते हैं। तो एक तो ये मुद्दा है कि मजदूर की गलती थी क्या? मजदूर की गलती थी कि प्रदूषण फैलाया, मजदूर की गलती थी कि वो वाहनों में घूमा, मजदूर की गलती थी कि उसने कॉर्पोरेट का इंडस्ट्री लगाया, प्रदूषण फैलाया, मजदूर की गलती थी कि उसने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए। उसने तो नहीं बनाए, उसके लिए तो नहीं बने, वहां तो रहेगा भी नहीं वो। तो उसको क्यों, उसके कंधे पे क्यों हम गोली मार रहे हैं, उसको क्यों हम ये भरपाई करा रहे हैं? एक दूसरा मुद्दा भी है साथियों, और वहां तक बात रोकते हैं क्योंकि तनवीर जी इशारा कर रहे हैं एक समय के अभाव में। दूसरा देखिए ये है कि, और लॉस एंड डैमेज में आता हूँ तनवीर भाई, तो दूसरा ये है कि अभी गर्मी आएगी। गर्मी के दिनों में अब तो आंकड़े भी आ गए हैं, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं कि कितनी मजदूरी लोगों की जाती है, कितने घंटे की मजदूरी लोगों की जाती है। ये भी आंकड़े आ गए हैं कि जब तमाम गर्मी, भीषण गर्मी होती है तो मजदूर के शरीर पे क्या नुकसान होता है, उसकी आयु कितनी कम होती है, उसको अस्पताल कितनी बार जाना पड़ता है, उसके पानी का खर्चा कितना पड़ता है। तो इस तरह के आंकड़े भी आ गए। यहाँ आप लोग अपने से कई लोग शोध भी करते हैं, आपको मालूम है। लेकिन इसमें एक बात जो बनती है, वही बात रखता हूँ मैं अपनी, कि तो करें तो क्या करें। तो करें तो ये मान लें ये आपदा है, हम क्या करें, कॉन्ट्रैक्टर भी क्या करें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर भी कहाँ कुछ कर सकते हैं। तो ये आपदा है, भगवान की देन है, गर्मी हो गई या पोल्यूशन हो गया तो उस पर हाथ धरे बैठे रहे। या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जो राष्ट्रीय स्तर पे हम सबको मुहिम चलाने की जरूरत है कि देखिए हमारी तो गलती नहीं है, तो हमारे कंधों पे ये बोझ क्यों। जो मुआवजा होना चाहिए, जो भी क्षति हुई, जो भी नुकसान हुआ, मजदूर का जो नुकसान हुआ, वेतन का जो नुकसान हुआ, स्वास्थ्य का जो नुकसान हुआ, बच्चों का उसके मजदूर का जो नुकसान हुआ, पूरे परिवार का जो नुकसान हुआ, क्या उसके लिए हम मुआवजे की मांग करें? क्या उसके लिए हम सरकार को ठहराएं दोषी? क्या उसके लिए हम बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को ठहराएं दोषी? ये मांग, ये मुहिम हमें, मुझे लगता है आज की चर्चा से थोड़ा हट के शायद मुद्दा है, आपके एजेंडा में उस रूप से नहीं है। कहीं ना कहीं हमें ये बनाना चाहिए। तनवीर भाई शुरू करे थे और यही मैं अंत करूंगा कि चुनाव आने वाले हैं, नहीं भी आने वाले हैं तो कोशिश पूरी जारी है कि अभी आ जाए। और मैं ना बोलूँ, आप हंस रहे हैं, तो मैं सुबह राकेश जी से भी यही पूछ रहा था कि क्या आपको लगता है। तो ऐसे समय में, इस समय में हमें जरूर है कि आप सब पिछले 10 साल से, 12 साल से हमारे संगठन जिसमें मैं कार्यरत हूँ, उसने आप सबकी अगुवाई और नेता, और उसका मैं सम्मानित हम महसूस करते हैं अपने आप को आपके बीच, और धन्यवाद और शुक्रिया भी देना चाहते हैं। तो क्या हम एक मुहिम बनाएं इसके लिए? क्या हम जाएं तमाम मजदूर संगठनों के पास, पार्टियों के पास, तमाम प्रशासन के साथ, लोगों के साथ, कि इसका तो हमको भरपाई करनी ही पड़ेगी और हमें इस तरह से भरपाई की मांग है। तो क्षमा साथियों, मन तो बहुत है आपके, जो बातें आपसे सीखी हैं उसको दोहराने का दूसरे साथियों के लिए, लेकिन समय का अभाव है। और मैं तहे दिल से
सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आप सभी का और हमारे आमंत्रित साथी और नए मित्र डॉक्टर जॉर्ज का, और हमारी साथी माफ़ी मैं आपका नाम जल्दी में थेरेसा का, कि आप जुड़े और हम सबके साथ रहे। आप जितने देर रह सकते हैं रहिए, पर आगे आने वाले सत्रों में ये जो मुद्दे आप उठा रहे हैं उस पे क्या कार्यनीति बने, कुछ रूप से हम सब, कम से कम मुझे तो लगता है वो सबसे महत्वपूर्ण आज के दिन का आउटकम होगा कि मिल के हम सब साथ आगे किस राह पे चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है कि नया पोर्टल स्टार्ट हो गया है, हमें पुराने पोर्टल से नए पोर्टल पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वो तो एक तो ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस वजह से वो रिन्यूअल भी नहीं करवा पा रहे हैं नए पोर्टल पे। जब तक वो नहीं होंगे, वहाँ पे चेंज नहीं होगा, वो नहीं कर पा पाएंगे। दूसरी समस्या हम लोगों को मेन आती है मजदूरों के साथ कि उन लोगों का एक बोला गया है कि उनका आधार कार्ड होना जरूरी है। इस पे आपका अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो आधार कार्ड जरूरी है। तो बहुत से लोग ऐसे लोग होते हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं होते हैं, या पहले क्या था आधार कार्ड था लेकिन सारे लोग यहाँ टाइम निकालते हैं, जैसा बताया मशहूर भाई ने, और जैसा कि मैडम ने भी बताया, हम लोगों का जब से जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है सर 2005 से, जब नवंबर 2005 में 29 नवंबर 2005 को जब पहला रजिस्ट्रेशन हुआ था, आज लेके हम लोग जब 2023 में पहुंच गए हैं, 23 भी ख़त्म होने वाला, लगभग 18 साल हो गए। तो 18 साल में अगर मैं गलत नहीं हूँ अमजद भाई कि 4-5 बार प्रोसेस चेंज हुए हैं। पहले छोटा कार्ड बनता था, फिर मैनुअल कार्ड बनने लगा, फिर 2018 में इंट्रोड्यूस किया कि ऑनलाइन आएगा, और अभी जो करंटली जो चल रहा है नेट स्पाइडर कंपनी को जिन्होंने देके एक बिल्कुल ऑनलाइन बोर्ड ने अपना पोर्टल बना लिया। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यहीं पर आ रहा है कि जब 28 फरवरी को अचानक बोर्ड से एक मेल आ जाती है कि कल से ये साइट नहीं चलेगी, अब नई साइट शुरू होगी, और नई साइट कब शुरू होगी उसका कोई टाइम नहीं दिया। तो मजदूरों के बीच में जो सबसे पहले ये उत्पन्न हो जाती है भावना कि अब कब शुरू होगा, क्या होगा, कब शुरू होगा और क्या होगा। तो खैर फिर बाद में बहुत सारा संघर्ष किया गया, कई बार चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले गए, लेबर कमीशन साहब से मिला गया, सेक्रेटरी साहब से मिला गया, लोक संगठन के लोग जाकर मिले, और उसके बाद शुरू कर दिया। शुरू तो कर दिया लेकिन उसमें भी अभी बहुत सारी कमियां हैं। तो हम पहले रजिस्ट्रेशन पर आते हैं, जैसा कि अमिता मैडम बता रही थी कि उसको सबसे पहले उन्होंने आधार से तो खैर पहले भी लिंक था और अब आधार से कर दिया। तो पहले के जो आधार बने हुए थे जिसमें ईयर आता था कि सिर्फ किसी का डेट ऑफ बर्थ 1982 है या 1985 है, अब उसको उन्होंने प्रॉपर कर दिया। उससे भी जो ज्यादा उन्होंने गलत किया है वो ये किया है कि माइग्रेशन को मैंडेटरी कर दिया। उनको या तो ये चाहिए था कि जितने भी एनआईसी का डेटा था, उनके पास जो रजिस्टर्ड डेटा था, उसको एज इट इज इधर वो ट्रांसफर कर देते हैं। अब जैसे मैं एक केस बताता हूं कि अभी हमारे बोर्ड में पेंशन के लिए किसी भी वर्कर को 3 साल का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। मतलब कि अगर वो 3 साल पुराना होगा तभी उसका रजिस्ट्रेशन को बाद उसको पेंशन मिलेगी, अन्यथा उसको पेंशन नहीं मिलेगी। एक बंदे का नाम इधर इस दिल्ली का है, यमुना पार का कहीं का वर्कर है, वो हमारे पास आता है कि जी हम साइबर कैफे में गए थे, हमारा ये पुराना कार्ड है, और उसने हमारा माइग्रेशन जो नए में कर दिया है। माइग्रेशन का जो ऑप्शन दिया गया वो 2 तरीके का दिया गया, नए का और रिन्यूअल का। जब उसका माइग्रेशन नए में हो गया तो अब जब भी वो अप्लाई करेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, नए में होगा। तो जब नए में होगा और वो फरवरी 2024 में रिटायर कर रहा है सर, तो उसको तो कभी भी पेंशन नहीं मिलेगी। तो इसके लिए जब बात किया गया, सेक्रेटरी साहब से बात किया गया, तब उन्होंने कहा ठीक है इसको हम देखते हैं, इसको हम मॉडिफाई करवाएंगे, रेक्टिफाई करवाएंगे। खैसर भाई आप अपनी बात को रखें, और खैसर भाई भी आप सभी साथी जानते हैं कि वो कई बोर्ड पे कई अलग अलग पदों पे एडवाइजर के तौर पे और कई अलग तरीके से रहे हैं। निर्माण मजदूर अधिकार अभियान जो नमा है उसके फाउंडिंग मेंबर के तौर पर से भी है, और इसके साथ कई दिसंबर में तो और नमा के बारे में कहा भैया तो वो कितने 11 साल हो जाएंगे नमा को दिसंबर में, आपको 22 दिसंबर को। तो खैसर भाई आप कई चीज़ों में जुड़े हुए हैं सभी संगठन साथियों के साथ साथ, तो आपकी बात भी थोड़ा सा कोशिश करें कि 7-8 मिनट के आसपास रखें। धन्यवाद। ये दूसरी बात आपने बोली 6-7 मिनट वाली। सभी साथियों को नमस्कार, जिंदाबाद। इस हॉल में बैठे हुए हमारे यूनियन के साथी, हमारे मजदूर भाई, ठेकेदार भाई, और हमारे जो HRDs हैं, मानव अधिकार रक्षक
जो साथी लोग आए हुए हैं और अलग अलग संस्थाओं से, जो सिविल सोसाइटी से भी बहुत सारे साथी लोग आए हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आए और इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी करी। जैसा अभी मस्कुर भाई ने बोला कि ये टॉपिक, इस पैनल, इस वाले सत्र का मुद्दा बेसिकली जो मजदूरों के रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण और उनको जो हित लाभ से जुड़ा हुआ है, मैं उसी पर ही फोकस रखूँगा। एक तो सबसे पहली बात, मैं इस बोर्ड में एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हूँ। मतलब मैं आपको एक हैरानी वाली बात बता रहा हूँ कि इसमें एक बोर्ड है और एक एडवाइजरी कमेटी है। तो एडवाइजरी कमेटी का हाल ये है कि अब आप देखिए कितना गंभीर है कि जब से दिल्ली में 2002 से बोर्ड बना और जब से लेके आज तक सिर्फ 2 बार एडवाइजरी कमेटी का गठन हुआ। पहली बार हुआ 2002 से लेके 2005 तक 3 साल के लिए कमेटी बनती है, जिसमें यूनियन के लोग होते हैं, कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं, एम्प्लॉई सेक्टर से भी होते हैं, सरकार के भी आदमी होते हैं, और जिसका काम होता है कि सरकार को बोर्ड में को एडवाइस देना, नीतियों को बारे में, कानूनों के बारे में कोई संशोधन करना हो, कुछ इन्हांस करना हो, स्कीम को बढ़ाना हो, या टेक्निकल कुछ प्रोसेस हो, एडमिनिस्ट्रेशन में किसी चीज में सुझाव देना सरकार को, ताकि बोर्ड का स्ट्रेंथनिंग हो सके, मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। तो इतनी इंपॉर्टेंट कमेटी है, लेकिन पहली 3 साल वाली कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं हुई। इसके बाद जो ये दूसरी कमेटी गठित हुई 18 से लेके 21 तक की, जिसमें मैं मेंबर रहा, उसका भी यही हाल हुआ कि 3 साल में कमेटी बन गई, लेकिन एक इंट्रोडक्शन वाली मीटिंग भी नहीं। मतलब आप समझ सकते हो कि सरकार को एडवाइस की जरूरत है ही नहीं सरकार को। ये तो मैं मेंबर होने के बाद भी एक भी बार हमें नहीं बुलाया गया कि भाई आप आइए और कुछ बात रखिए। तो अब मेंबर था, अब खत्म हो गई, अब तीसरी बार फिर बनने को तैयार हो रही है एडवाइजरी कमेटी, लेकिन उसकी भी मीटिंग होगी कि नहीं। और 6 महीने में 1 मीटिंग होनी थी, तो साल में 2 और 3 साल में 6 मीटिंग होनी थी, तो 6 मीटिंग भी ये नहीं करवा पाए। तो इससे समझ में आता है कि सरकार, वर्तमान सरकार, दिल्ली सरकार की क्या मजदूरों के प्रति रुचि है। दूसरा बात जो अभी साथियों ने दोनों बोला कि देखो, वास्तविकता ये है कि रजिस्ट्रेशन का मकसद ये था, बोर्ड का मकसद ये था कि ज्यादा से ज्यादा दिल्ली में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है उनका रजिस्ट्रेशन करना, और उनके पास जो हमारे पास 3000 करोड़ के से ज्यादा पैसा है, सेस का पैसा है, उसके द्वारा, स्कीम के द्वारा इनको बेनिफिट देना। 17-18 योजनाएं दिल्ली में, बहुत अच्छी योजना है, योजना में कोई कमी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि इसको नियत नहीं है कि उस पे देने की। अभी क्या स्थिति है, जो खालिद भाई ने बताया कि पहले रजिस्ट्रेशन, उससे पहले मैनुअल होता था, ऑफिस में जाके होता था, जाके मजदूर चला जाता था, फार्म भर देता था मैनुअली, वहीं उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता था, उनको एक पासबुक जैसी किताब मिल जाती थी, जिससे वो अपना चढ़वाता रहता था डेट। उसके बाद अब लॉकडाउन के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे इन्होंने जो है इसको ऑनलाइन में लेके आ गए। तो ऑनलाइन में आ गए तो ई डिस्ट्रिक्ट पे किया। अब वहां पर क्या होता था कि बोर्ड के पास जो भी रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती थी तो वो टाल देते थे, वही हमारे हाथ में नहीं है, ई डिस्ट्रिक्ट वाले जो है हम उनको बोलते हैं, वो समस्याओं को करेंगे समाधान। लेकिन उस पोर्टल पे भी कभी हैंग रहता था, कभी सर्वर डाउन रहता था, कभी क्या पता नहीं, बोर्ड वाले नई मामले में रहता था। बाकी ये डिस्ट्रिक्ट सारे देश में जैसे बता रहे सभी डिपार्टमेंट में वही चलता है, लेकिन वहां चलता रहता था, रेलवे में चलता है, इनकम टैक्स में चलता है, पर हमारे बोर्ड में वो नहीं चलता था, पता नहीं क्यों सर्वर उसका डाउन रहता था। हम लोगों की मांग थी, शुरू से मांग थी कि जब बोर्ड है अपना, तो वो अपना इंडिपेंडेंट अपना वेबसाइट बनाए और अपना इंडिपेंडेंट पोर्टल बनाए, ताकि हमें ये सब दूसरों पे आश्रित ना रहना पड़े। तो ये मांग तो मान ली कि ठीक है, आप लोगों की, यूनियनों की मांग है कि अपना बोर्ड का अपना अलग वेबसाइट हो, अपना इंडिपेंडेंट पोर्टल हो, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हो। तो उन्होंने शुरू कर दी, जो इसी साल मार्च से स्टार्ट हुई। वो खालिद भाई ने बताया कि क्या दिक्कतें उसमें आ रही है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं ये इसमें बताना चाह रहा हूँ कि ये पोर्टल होना चाहिए बोर्ड का, आज भी हम सहमत हैं, लेकिन किसको ठेका दिया जिससे आप पैसा दे रहे हो, उससे सेवाएं भी तो लो कम से कम। जिसको आपने टेंडर दिया है, अगर वो ठीक से नहीं कर रहा तो हमारा हाथ, आज हम किसी और के पास तो जा नहीं सकते। तो बोर्ड के हाथ में है कि भाई उसको नहीं काम कर रहा तो उसको हटाओ, दूसरे से काम कराओ जो बेस्ट सर्विस दे। पैसा बोर्ड का जा रहा है तो सर्विस भी तो ऐसी हो कि भाई मजदूर आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सके, तत्काल उसका संशोधन होना है, कुछ भी अमेंडमेंट होना है, नाम में परिवर्तन होना है, माइग्रेशन होना है, तो जो भी टेक्निकल प्रोसेस हो वो स्मूथली हो, स्ट्रेंथनिंग हो। लेकिन बार बार कहने के बाद भी सेक्रेटरी साहब या आज पता नहीं क्यों नहीं आए, जबकि कल शाम तक सबका श्योर था, पक्का था। इवन मैंने ये भी कहा कि आप नहीं आ पा रहे तो आप अपने सबॉर्डिनेट अधिकारियों को भेजिए, तो नहीं हम ही आएंगे और हम आ रहे हैं, पक्का आ रहे हैं। तो कोई भी अभी सुबह शुरू होना शुरू हो गए। मैं बोर्ड की, मैं किसी कंसल्टेंसी की मीटिंग में हूँ, मैं अधिकारी ने बुला लिया, एलजी के यहाँ मीटिंग है, मतलब ऐसे करके जवाब देना शुरू कर दिया है। अब सच्चाई क्या है ये हम भी जानते हैं और वो भी जानते हैं, उन्हें पता है कि
साथी लोग की मीटिंग है और साथी लोग जाके यही सवाल पूछने वाले हैं हमसे, जिसका हमारे पास जवाब नहीं होगा तो हम कैसे वहां जाके बोलेंगे, किस मुंह से बोलेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वहां पे कौन उपस्थित है। तो ये सच्चाई है जिसके कारण वो नहीं आ पाए। कुछ आज अब देखिए बोर्ड के साथ ये पता नहीं क्यों अनहोनी है कि हमारे चेयरमैन साहब के पास आज ईडी का छापा पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली में जो श्रम मंत्री है, लेबर मिनिस्टर है, वही हमारे बोर्ड के चेयरमैन है। अब आज उनके यहाँ ईडी पहुंच गई है। तो अब आप देखिए कि बोर्ड का हाल, मतलब चाहे एडमिनिस्ट्रेशन को ले लो, उनका भी बुरा हाल, जो इसके इंचार्ज हैं मालिक, उनका भी बुरा हाल, और जो चलाने वाले हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, उनका भी ये हाल है। तो इसका पर जबकि 3500 वक्ता के तौर पे अमजद हसन जी को इनवाइट करना चाहूँगा। अमजद भाई एक तो काफ़ी पुराने साथी भी हैं और कई सरकार के कई अलग अलग एडवाइजरी, अलग अलग कमेटी है, उसके मेंबर भी रहे हैं और अभी भी कई चीज़ों में है। अमजद भाई जनरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर यूनियन है उनके, और नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी है इंटक के भी। तो अमजद भाई आप अपनी बात को रखें। साथियों, सबसे पहले आप सभी को सलाम, आदाब और एक्सलेंट और जर्मन एम्बेसी को धन्यवाद। दिल्ली और पंजाब में जो एक प्रयास किया आपने, हमारे कुछ साथियों को, खासकर जो आज की समय की मांग थी, जो कंस्ट्रक्शन साइट से वहाँ पे मोबिलाइजेशन, अवेयरनेस, ऑर्गेनाइजिंग करने का काम एक्सलेंट के सहयोग से किया गया। उसमें हमारे यूनियन के साथियों की बिल्डिंग कैपेसिटी की गई, उनको ट्रेन किया गया, उनको भी अवेयर किया गया। कंस्ट्रक्शन साइट की जो स्लाइड्स आए आपके ऊपर, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं वर्कर्स के, उसमें पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स को आपने मोबिलाइज करके आज यहाँ बुलाया भी। आज के कार्यशाला की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आप वर्कर के साथ साथ वर्कर के बीच में काम करने वाले जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको भी आपने इन्वाइट किया उनके बीच में से। ये एक सबसे अहम बात है। हमारे साथी कॉमरेड अमिता ने, हमारे भाई थानेश्वर और खालिद ने भी बातें रखी, और संदीप जी ने अपनी समापन उद्बोधन में बहुत सारी बातें की, और एक बहुत 2-3 मुद्दे उन्होंने जो कहा उसको भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। देखिए, आज दिक्कत यह है कि हमारे अधिकारी नहीं आए, वो बात अलग है, क्यों नहीं आए वो हम जानते हैं, और ये भी कहते हैं कि अगर हम सब बैठे हैं तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि हम लोगों के सामने सामना कर पाए, क्योंकि आज जो बोर्ड के अधिकारी हैं वो बोर्ड के अधिकारी नहीं है। हमें लगता नहीं कि वो IAS की है या BPSC करके वो प्रमोटी IAS है, तो वो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर है, सेक्रेटरी बोर्ड आज के डेट में। तो मुश्किल ये वो फेस नहीं कर पाएगा अरुण कुमार झा। तो एक ये भी एक है। दूसरी बात ये है कि आज तो हमारे सामने खासकर दिल्ली का भी एक मॉडल वेलफेयर बोर्ड था, और दिल्ली वेलफेयर बोर्ड को और दिल्ली के रूल्स को सर्वोच्च न्यायालय ने इंगित करते हुए अपने आदेश में निकाला था, मॉडल वेलफेयर बोर्ड एंड मॉडल एक्ट रूल्स अदर स्टेट को इंप्लीमेंट करने के लिए। ये वो सौभाग्य है कि जब वो रूल्स बन रहे थे, हम 2 साथी जो यहाँ बैठे हैं तानेश्वर, हम लोग उस रूल्स की प्रक्रिया बनाने में थे। तो शायद हो सकता है कि हमारी उस समय की सोच ऐसी थी कि हमने उस रूल्स में, दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसके रूल्स में ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन कराने का अधिकार दिया है, बाकी सेंट्रल एक्ट और किसी राज्य में नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब से हमारे पंजाब में भी सरकार बदल गई, सेम पार्टी की सरकार है, जहां आप काम कर रहे हैं वहां भी वो प्रॉब्लम हो गई है। दिल्ली में जब से ये सरकार आई, संगठनों की सरकार, हमारे साथी बैठे हैं जो उनके संगठन के साथ कंधे से कंधे मिला के राजीव जी लगे रहे। आज उनको ही नहीं पूछ रहा हूं, उनके साथ चाय पी रहा था केजरीवाल और गोपाल राय। मुश्किल ये हो गई कि आज वो गोपाल राय, केजरीवाल और जो लोग हैं, आज वो जन संगठन के नेता नहीं है, आज वो परिपक्व राजनेता है। तो मुश्किल हमारे पास ये है कि जब ये सरकार आई तो जो पिछली सरकारें थी, हमारे साथी बैठे हैं, मुझको सभी लोग बैठे कि हमने बोर्ड कैसे चलाया, बोर्ड में काम कैसे होता था, बोर्ड की प्रक्रिया क्या थी, कि बोर्ड की मीटिंग होने से पहले ट्रेड यूनियन के साथ एक कंटिन्यू कंसल्टेशन हम करते थे। उसमें बोर्ड में एजेंडा क्या होगा, ट्रेड यूनियन के साथियों से सुझाव लेते थे। एक तरफ जहां चेयरमैन और बोर्ड मीटिंग करता था ट्रेड यूनियन के साथ, वहीं सेक्रेटरी बोर्ड मीटिंग करते थे हमारे, उसमें ये चर्चा होती थी। और मुझे फक्र है कहने में कि किसी उस समय के जो साथी थे, उनको कोई इस तरह की समस्या होती थी, वो उनको डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं, एक फोन पे, उनके मोबाइल पे अगर भेज देते थे, सेक्रेटरी बोर्ड को काम करता था। आज तो ये हालात है कि जितने साथी यहाँ बैठे, सैकड़ों मेल कर चुके हैं, एक का रिप्लाई नहीं देता सेक्रेटरी बोर्ड, मंत्री तो देता ही नहीं।
और ये पहली ऐसी सरकार है जो मंत्री और चीफ मिनिस्टर ने आज तक इन तीसरी टर्म की चीफ मिनिस्ट्री में उसने एक भी कंसल्टेशन ज्वाइंट नहीं करी ट्रेड यूनियन के साथ। हम अगर मोदी को बोलते हैं कि आईएलसी नहीं कर रहा है तो केजरीवाल कौन है? बी टीम, वो तो एक मीटिंग ही नहीं करता है, फेस नहीं करता है। तो यहां पे दिक्कत यह है कि मजदूर के मसाइल और बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगा देना कि दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी देश में सबसे ज्यादा है, लेकिन क्या वो न्यूनतम मजदूरी इंप्लीमेंट होता है दिल्ली के अंदर? आपके पास लेबर डिपार्टमेंट में वर्कफोर्स नहीं है इंप्लीमेंटिंग एजेंसी करने के लिए। आपके सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि भाई ये वर्कफोर्स है, इसको आपको डिप्यूटेशन पे लाना है, वो आ नहीं रहा। एक तरफ जहां बोर्ड के सेक्रेटरी में आज ये पहला दिल्ली में हालात है कि सबसे ज्यादा लिटिगेशन है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इस दिल्ली कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड में। सिर्फ 2 लिटिगेशन थी जब कॉमनवेल्थ गेम था, तो पीयूडीआर का एक केस था और एक भटनागर जी सुप्रीम कोर्ट में गए थे प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर के लिए। ये 2 सिर्फ लिटिगेशन रिट थी और आज दिल्ली बोर्ड के खिलाफ ही 15 से 18 लिटिगेशन है और अपने हिसाब से उसने एडवाइजर कंसल्टेंट नियुक्त कर रखे। अभी सर्वोच्च न्यायालय में ने कह दिया कि ये जो नियुक्ति की गई थी वो माना नहीं जाएगा क्योंकि उनके पार्टी के वॉलंटियर एडवाइजर कंसल्टेंट थे और इस बोर्ड को सबसे बड़ा बेरागरक करने का काम केजरीवाल और जब से मनीष सिसोदिया के पास बोर्ड का दिख गया तो ये काम हुआ और उसमें उसने जो कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिया और एडवाइजर लेबर डिपार्टमेंट में, वो अपने आप को सुपर सीएम समझने के कारण इस बोर्ड का राजनीतिकरण किया गया। और पिछली जो सरकार थी उनकी एक सपा सोच थी और मुझे आज नहीं है जो लेबर मिनिस्टर थे, एक ही लेबर मिनिस्टर जिंदा है पूर्व के, लेकिन बाकी की हालात खराब है। वालिया जी निकल गए, दीपचंद बंधु जी चले गए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी का यह सोच था कि किसी भी कार्यक्रम में कंस्ट्रक्शन बोर्ड में अगर मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व होती हूं तो वहां के लोकल काउंसिलर एमएलए को इन्वॉल्व करना पड़ेगा मुझे। इसलिए जो भी कार्यक्रम होगा वो ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर अपने आप करे। कोई बड़ा मई दिवस का कार्यक्रम है, कुछ ऐसा कार्यक्रम है तो उसमें सीमा दी थी, नहीं तो उनका ये सोच था कि अगर मैं गई तो आपके यूनियन के अधिकार को ये काउंसिलर और एमएलए छीन लेंगे, वो प्रेशराइज करके ऑफिसर से कैंप लगाएंगे। लेकिन इसने क्या किया? केजरीवाल का सबसे पहला काम यह हुआ कि तमाम अपने कार्यकर्ताओं और काउंसिलर और एमएलए के साथ एरिया में कैंप लगा के, जो आज कहा जा रहा है कि गैर फर्जी नहीं है, पहली बात हम अपनी ये सोच बदल दी कि फर्जी वर्कर स्टेट हुए। फर्जी कोई वर्कर स्टेट नहीं हुआ, वर्कर है वो गैर निर्माण मजदूर है। उस गैर निर्माण मजदूरों में आज जो 18 लाख का जो रजिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा गया वो इसलिए गया कि इन्होंने काउंसिलर ने अपने घर पे अपने मोहल्ले में कैंप किया और जितने भी मोहल्ले थे उन सबको रजिस्टर्ड कर दिया और एक एनजीओ ले आए मनीष सिसोदिया, अपनी पॉपेट एनजीओ, उसको एक ठेका दे दिया बिना किसी टेंडर के, बिना बोर्ड में लाए हुए, एजेंडे को क्लियर कराए हुए। और एक सबसे बड़ा प्रहार इन्होंने किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्वोच्च न्यायालय का था कि जाते से जाते वर्कर रजिस्टर्ड हो, उसके लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो वो एक चीज को तो दिल्ली बोर्ड ने बहुत आराम से बिना बोर्ड के अप्रूवल को उन्होंने इंप्लीमेंट कर लिया, सेल्फ सर्टिफिकेशन। इस सेल्फ सर्टिफिकेशन के कारण हमारे ट्रेड यूनियन का अधिकार छीना गया। पहले ट्रेड यूनियन के अधिकार को छीन लेने से क्या हुआ, जितने कुकर मुक्ते की तरह गली मोहल्ले में साइबर कैफे और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता थे उन्होंने गैर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को रजिस्टर्ड किया। वो हमारे लिए बोर्ड के ऊपर सबसे बड़ी उलझने हुई। दिक्कत यह है कि आज के डेट में हमें करना क्या है। अभी खालिद ने नेट स्पाइडर की बात की, उसका कोई टेंडर हुआ क्या? अगर बोर्ड को अपना खुद का वेब पोर्टल लॉन्च करना था तो पड़ोसी राज्यों में देखना चाहिए था कि वहां वेब पोर्टल में क्या चल रहा है। आप हरियाणा का देखते हैं, आप यूपी का देखते हैं, वहां पोर्टल क्या है। हमारा सबसे भ्रष्ट पोर्टल दिल्ली के अंदर है। इसमें यह है कि हमें एक ज्वाइंट एफर्ट की जरूरत है, जो हमारे पुराने भी साथी बैठे हैं, और कहीं ना कहीं जो बिगड़ा है उसको सुधारने का प्रयास जरूर करेंगे। और जो प्रोसेस हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है रजिस्ट्रेशन में, रिन्यूअल में और लाभ में लेने में, उसका दिक्कत यह है कि सरकार की मानसिकता वर्कर्स को फायदा देने की नहीं है, प्रचार और प्रसार करने की, जिसके लिए हमारी मुश्किलात पैदा हो रही है। उसका कारण एक है कि उसके कारण लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी नहीं काम करना चाहते हैं। लेबर डिपार्टमेंट ऑफिसर एसीबी का डर दिखा के वो जो बोर्ड के अधिकारी जो धमकाते हैं, उनको इतनी हिम्मत नहीं है कि हमें धमका क्यों दिखाएं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आज हम कहीं ना कहीं बिखरे हुए हैं, कहीं ना कहीं सोच और मानसिकता बदली हुई है, इसलिए हमें उसको एक करने की जरूरत है। एक साथ मिलकर इस पंजीकरण और जो वर्कर्स के राइट्स है उनके लिए, जो संदीप जी ने कहा, एक उन्होंने एक बात कही, क्लाइमेट चेंज आज एक नया मुद्दा आ गया है। जस्ट ट्रांजिस्ट एनर्जी,
ये हमारे लिए और एक घाटे का अभी आने वाला समय है। अभी कुछ ही दिनों में गैप जो है वो अगले हफ्ते आपका लॉकडाउन की तैयारी है, सारे कंस्ट्रक्शन साइट बंद होंगे, तो उसकी भी हमें प्रिपरेशन के साथ साथ, और मैं पुनः आपने हमें इनवाइट किया, मैं अपनी ओर से अपने निर्माण मजदूर अधिकार अभियान जो हमारे दिल्ली के पिछले 11 वर्षों में बिना किसी खाता बही, बिना किसी ढांचा के एक संयुक्त प्रयास, संयुक्त रूप से बिना संयुक्त सहयोग के साथ 11 वर्षों में जो हमने अचीव किया है, ये अचीव किया है कि दिल्ली में सबसे पहले हमने जो दिल्ली की सरकार की गलत नीति सोचती उसको हिलाया। रात को 1:30 बजे राष्ट्रपति से हम ऑर्डर लेके आए और राष्ट्रपति के ऑर्डर, प्रणब मुखर्जी के ऑर्डर से जैन को जो आज हमारे बेल पे हैं उनकी नीतियों को 400 करोड़ डाइवर्सन से रोका। हमने इम्प्लीमेंटेशन जो आज स्कीम से उसको बढ़ाने का काम किया। तो ये निर्माण मजदूर अधिकार अभियान ने बहुत सारे अधिकार लिए हैं वर्कर से, और ये संघर्ष रूप से, संयुक्त रूप से अगर हमने संघर्ष किया उसमें हमें सफलता भी मिली और आगे भी मिलेगी ऐसी आशा है। मैं अपनी ओर से पुनः एक्शन एड को और खासकर जर्मन रिपब्लिक जर्मन एम्बेसी के GIZ एंड GES को, जो उनका सोशल कॉज है जिसके द्वारा ये सारा स्कीम्स कंस्ट्रक्शन वर्कर में, भारत सरकार को तो जर्मन की $बिलियन की फंडिंग है, वो ई श्रमिक में जो श्रम पोर्टल है, जो आपका ई श्रम कार्ड है उसके लिए भी। तो मैं इस निवेदन के साथ आगे हम नए सोच के साथ, नए प्रयास के साथ जो आज मुद्दे निकल कर आए हैं उसमें, और जो आप पंजाब है जैसे बड़ा राज्य और उसमें भी हम आगे बढ़ेंगे। जो आपके ये 6 महीने का एक प्रयास आपका था, एक मॉडल, आगे आप इसको सशक्त करते हुए और साथियों, नए साथियों को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ऐसी सोच है मेरी। और जो समस्याएं हैं वो हम सब मिलकर समाधान की आगे और चलेंगे, नए होप के साथ, नई सोच के साथ, नई राह पे। 2024 आने वाला है, नए चुनाव के साथ, नए राज्यों की चुनाव की प्रक्रिया, मिनी समीकरण के साथ आप सभी को मेरी ओर से, मेरे संगठन की ओर से दिवाली, भैया दूज और गोवर्धन की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जो आपको बिजली यहाँ पहुंचाते हैं हम लोग, उनमें डैम में उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के रूप में काम किया है। तो मैं अच्छी तरह से समझता भी हूँ, जानता भी हूँ कि सबसे पहली बात तो यूनियन बनाना ही एक संघर्ष है। यूनियन बनाकर फिर कुछ हासिल करना उसके बाद है। तो डिसेंट तो सबसे पहले ये कि आप यूनियन बना पाएंगे कि नहीं, इसी का ही संघर्ष सबसे पहले चलता है और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हम थोड़ा शहर के भी परिवेश में देखते हैं कि क्या हम लोग जो अपना काम करते हैं, देखिए हमारे पास, क्योंकि दिल्ली का मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको प्रोवोकेशन के लिए, थोड़ा सा आपको मतलब ऐसे छेड़ने के लिए, हमारे भाषा में बोलते हैं, मैं बोलना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है कि जहाँ पर हम लोग यूनियन बनाना एक संघर्ष है, थोड़ा आज की मौजूदा जो हमारे मजदूर वर्ग है उसको थोड़ा एक नया आयाम भी देखना चाहिए। जैसा पिछले वक्ता कह रहे थे, और ये वर्कर की खासियत है कि वो बख्शता किसी को नहीं है, मतलब उसकी खासियत है, उसने केजरीवाल को भी नहीं छोड़ा, किसी को भी, और वही उसकी क्वालिटी है, वही उसकी जान है, इनफैक्ट वही पहचान भी है मजदूर की, किसी को बख्शता नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो डिसेंट वर्क है, डिसेंट वर्क सिर्फ ये नहीं है कि क्रेच होना, यही नहीं है कि अपने वर्क स्पेस पे होना, तो वो जो शहर बनना है, शहर की बनावट बनानी है, उस शहर की बनावट में भी क्या हम लोग सोच सकते हैं उसमें हस्तक्षेप करना। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको देता हूँ, मैं वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, कोई ऐसी जगह छूटी नहीं है जहाँ पे मैंने प्रोग्राम नहीं किया हो। मेजर जो भी चौराहे हैं वहाँ पे सभी जगह प्रोग्राम किया है। हमारे साथी लोग हैं वहाँ पे चयन करते हैं उनका। तो जो उस साइड पे लोगों से बातचीत हुई है मेरी, मैं वही बस आपसे यहाँ शेयर करूँगा, उसका निचोड़ जो मेरा अनुभव हुआ वहाँ पे। बहुत सारी जगह देखा मैंने कि अभी भी कोई भी गवर्नमेंट स्कीम से उनका बहुत बड़ा कोई सामना नहीं है, कोई लाभ नहीं है। ज़्यादातर माइग्रेट वर्कर दूसरे स्टेट से आए हुए हैं। दिल्ली का शायद ही कोई वहाँ खड़ा दिखता हो कि दिल्ली का ओरिजिनली 3, 4, 6, 10 पीढ़ी पहले से यहाँ से रह रहा हो। लगभग सभी 90% जिनसे भी मेरी बात हुई है, 99% जिनसे बात हुई है, वो सभी जो है बाहर से ही आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं। तो उसके बाद जो है जो चौथी उनकी जो सिग्निफिकेंट जो उनकी है वो इशू है वो कि अनस्किल्ड है। सभी जो है गरीबी के मारे आते हैं, किसी को कोई प्लानिंग नहीं है कि वो यहाँ पे जैसे आमतौर पे लोग बीटेक की डिग्री लेके नोएडा आते हैं, गुड़गांव आते हैं कि कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, वैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है ना वो कोई डिग्री लेके और पीछे से कोई प्लानिंग करके नहीं आता। वो तो ये सोच के आता है कि अगर रेडी लगाने को मिल जाएगी तो रेडी लगा लेंगे, अगर काम करने कहीं पे मिल जाएगा तो काम कर लेंगे। और आपके यहाँ जो ठेकेदार हैं,
आमतौर पर जो ठेकेदार हैं वो उनको कहीं से पकड़ लेते हैं, उनकी श्रमिक बस्ती से जाकर पकड़ लेते हैं या कहीं से, और उनका यूज एंड थ्रो का कल्चर है कि आज जो है कहीं से काम मिल गया उनको, कुंडी लगाने का, डरहरा लगाने का, दरवाजा बनाने का, फर्श बनाने का, सीवर का काम करने, ये क्या कहते हैं प्लम्बर का काम मिल गया तो वो उनको उठा लेते हैं वहाँ से। अनट्रेंड आदमी को उठा लेते हैं। देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि अनट्रेंड आदमी को उठा लेते हैं और उससे जो है जुड़ाई का काम कराएंगे, उससे जो है सीवर का काम कराएंगे, उससे प्लम्बर का काम कराएंगे। और आप हम समझ, सबसे पहले मैं एसलेट और सभी यूनियन के हमारे सीनियर लीडर्स और वर्कर और सभी साथियों का क्रांतिकारी सलाम करता हूँ, नमस्कार बोलता हूँ। साथियों, कंस्ट्रक्शन साइट पे और वर्करों के लिए काम करते हुए मुझे भी करीब 10 साल से ऊपर का अनुभव है और इसमें इनसे थोड़ा सा मेरा अलग मतभेद है कि जो इन्होंने साथी ने बोला, अच्छा बोला इन्होंने अपने जो इनके विचार थे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर की समस्या, हमने उनकी आदतें बताई अभी कि नशा करते हैं, झगड़ा करते हैं और वहाँ उसके लिए जाते हैं। मैंने अभी लेबर चौकों में बहुत काम किया है 10 सालों में, वो मेरा मैंने साइडों में भी काम किया है। हमारा रूह कांपती हमारी जब हम देखते हैं कि महिला उस साइड पे किस तरह से काम कर रही है। जहाँ साइडें होती हैं वहाँ पे जो उनके रखरखाव का जो साधन है वो किस तरह उस घरों में रह रहे हैं। वहाँ मैंने देखा बारिश के मौसम में पानी गिरा हुआ है, मच्छर है, बच्चे इस तरह घूम रहे हैं ना, मतलब उनके लाइट की व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर लाइट की व्यवस्था नहीं है। एक बल्ब लगा दिया, 5, 7, 10 घर हैं, उन 5, 10 घरों में ही वो लाइट की फोकस जो आता है उसी में वो अपना गुजारा कर रहे हैं। शौचालय की व्यवस्था नहीं है। महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था सबसे बड़ी चीज होती है कि वहाँ शौचालय की व्यवस्था हो। आप देख रहे हो कई किलोमीटर जा रहे हैं, वहीं पे वहाँ जेंट्सों का भी बना हुआ है, वहीं पे शौचालय का पीछे बना हुआ है, वहीं जेंट्स भी खड़ा है, अपना बातें कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वहीं शौचालय। बेचारी महिला सहमी सी डरी सी 10 तरह से घूमेगी, देखेगी, फिर जाके कहीं अपना वो करके निपटा के आती है। तो ये चीजें, अब ये तो महिला का गया। महिला की क्या है कि परेशानी है काम भी करना और उसको वो जो मिलना चाहिए मेहनताना समान काम का समान वेतन, वो उतना ही बोझ उठा रही है, उतना ही सब कुछ कर रही है, उसको वेतन भी उस प्रकार से नहीं मिलता है। मैंने देखा रेल के पटरी पे सारे बाहर की महिला या आते हैं वर्कर। मैंने एक दिन उनसे पूछ लिया चलते हुए कि मैं ट्रेन में जा रहा था, मैंने बोला आप कहाँ से आए? झांसी से आई बताइए। वो कि झांसी से आए हैं। 250 रुपये में 300 रुपये में उनको रखा गया वहाँ पे। तो वो भी एक तकलीफ देती है कि इनको समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। तकलीफ ये भी देती है हमें कि जो प्रोजेक्ट वहाँ पे जिसका चल रहा है उसका जो मालिक है उसकी जवाबदेही बनती है उन वर्करों के लिए, उनकी सुविधाएं, सुरक्षा के लिए, उनकी वेतन, ये सब उनको देखना चाहिए। साथ में जो कानून के हिसाब से बनता है सरकार और बोर्ड, जिसको ध्यान देना चाहिए विशेष रूप से, वो नहीं दे रही है, उस पर हमें लड़ना है, हमें उस पर कहना है। लड़ने का मतलब ये नहीं कि हमें फाइट करनी है, हमें उस पर अपना जो भी संघर्ष के जरिए या जैसे पत्राचार के जरिए उन तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि यहाँ पे साइटों पे इन लोगों के लिए सुरक्षा। अब आप देखिए सुरक्षा में क्या है कि वर्कर काम कर रहा है, उनको ये नहीं पता कि हमारे को कैप्स मिलना चाहिए, ग्लिप्स मिलना चाहिए, बूट मिलना चाहिए। बहुत से वर्करों को तो ये समझ जानकारी ही नहीं है। आप लेबर चौक पे कहते हैं कि वहां पे वो करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप जाके तो देखो, एक गाड़ी जब चलती है लेबर चौक पे, कोई मालिक अपना कंस्ट्रक्शन का काम कराने के लिए लेबर के लिए लेने के लिए जाता है, उस गाड़ी के पीछे इस तरह वर्कर भागता है कि पीछे से कोई भी गाड़ी आकर उनको साइड मार जाए, वर्कर को चोट पहुंचा दे। कम से कम सरकार को उन कंस्ट्रक्शन की साइडों पे जहाँ पे लेबर चौक वगैरह है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एक अलग से साइड बना देनी चाहिए कि इस सीमा से सड़क पे कोई वर्कर नहीं आएगा। और वो गाड़ी जो खड़ी होगी उन वर्करों को लेने के लिए, अपने घरों में काम कराने के लिए आती है जो गाड़ी के मालिक, तो उनका भी एक दायरा बनाए कि तुम्हें सड़क से इस साइड में गाड़ी खड़ी करनी है और वर्कर तुमसे बात करेगा, कोई सेट टाइप का। तो मेरे को लगता है कि बहुत चोटिल होते हैं, बहुतों को चोट लगती है। आप ये बताइए, जब उनको प्रॉपर वर्क नहीं मिल रहा, प्रॉपर काम नहीं मिल रहा, क्या कहते हैं कि कोई कहता है कि अनपढ़ वर्कर। नहीं, मैंने देखा है 12वीं पास है, कोई ग्रेजुएशन भी किया हुआ है। सरकार ने नहीं उनको प्रॉपर वहां पे नहीं मिल पाया, वो बिहार से यूपी से कहां से आएंगे, उनको रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पाई है, वो दिल्ली में आकर रोजगार कर रहे हैं।
हमें सबको ये सोचना विचार करना चाहिए कि उन वर्करों के लिए बेहतरी के लिए सुरक्षा, महिला की या पुरुष जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, हम ज्यादा उनके हक अधिकार उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। क्या बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ अच्छे नेट का कि आपने मुझे बुलाया और यहाँ बुलाने का बोलने का मौका भी दिया। साथियों, अभी 2-3 चीज़ें आई हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ 2 मुद्दों पर बात करूँगा कि मुद्दा है मिनिमम वेज और सेफ्टी का, और ये दोनों चीज़ें हमारे घर से शुरू होती हैं। सबसे पहला मुद्दा मेरा है कि क्या हम जब किसी, अभी आप बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट की, पर आपने किसी ने भी उस साइट की बात नहीं करी जिस वर्कर को आप अपने घर में बुला करके काम कराते हैं। क्या हम उस वर्कर को मिनिमम वेज देते हैं? नहीं, क्योंकि हम उसको सिर्फ तय करते हैं कि आपको काम करना है, 200 रुपये दिहाड़ी मिलेगी या 300 रुपये दिहाड़ी मिलेगी। क्यों मिलेगी? सबसे पहला मिनिमम वेज की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम वेज कब मिलेगा? उसको जब वो काम करेगा। लेकिन उसके पहले समस्या उसके साथ है कि उसके पास काम नहीं है, उसके पास खाने को रोटी नहीं है, उसके पास पहनने को कपड़े नहीं है, उसके घर में बच्चे भूखे हैं, उसका परिवार भूखा है, तो वो मिनिमम वेज नहीं देखता है। उस समय उसको क्या चाहिए? उस समय चाहिए उसको किसी तरीके से उसको पैसा मिले, कुछ पैसा मिले जिससे कि वो घर पे अपने दाल आटा लेके जा सके। और उसके साथ दुर्घटना भी हो, उसकी परवाह नहीं करता, सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको अपने परिवार को देखना, अपने बच्चों को देखना। किसी भी आदमी से मैं समझता हूं कि अपने परिवार का, अपने बच्चों का रोना कभी देखा नहीं जाता। तो आई थिंक मैं समझता हूं कि सबसे पहली जो बड़ी समस्या है वो समस्या है बेरोजगारी की। अगर बेरोजगारी खत्म हो जाएगी तो हम दूसरे टॉपिक पे मिनिमम वेज पे आते हैं। करीब 200 के करीब एनजीओज हैं अक्रॉस द स्टेट और हम विशेषकर महिला और बच्चों के लिए काम करते हैं। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, तो उसमें आज का जो सुबह का सत्र था उसमें था कि हम 3 चीज़ों पे अपने बात को बांधे। एक है कि कैसे कलेक्टिवाइजेशन किया जाए, दूसरा था कास्ट सिस्टम को कैसे करें, और तीसरा था कि कैसे इन चीज़ों के लिए एक रणनीति बना पाए। तो मेजर क्लाइमेट चेंज था चौथा। तो ये तीनों के अराउंड ही मैं थोड़ा सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करूंगी कि सबसे ज़रूरी है। ड्यू रेस्पेक्ट टू द चेयर, चूंकि समय की बहुत ज़्यादा पाबंदी है, मैं कुछ चुनिंदा इश्यूज जो बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की थी और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की थी, उसको ऑलरेडी मेरे इंटक के भाइयों ने, अमजद भाई, थानेश्वर जी, राकेश्वर जी, एवरीबडी, इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कहा है, बहुत आक्रोशित ढंग से कहा है। और ये बात सही है क्योंकि हम अब मतलब कहते हैं ना, अब पानी सर से ऊपर गुजर गया है। इनफॉर्मलाइजेशन को हम रोक नहीं सक रहे हैं और वो बढ़ता ही जा रहा है। 94% से ऊपर हम इनफॉर्मल हैं और आज की देश जो हमारी स्थिति है देश की, वो बहुत ही अंधकारमय है और इट्स अ वेरी डार्क फेज जहां डेमोक्रेसी एक थ्रेट हो गया है। अब हम ऐसे फेज में है कि जहां डेमोक्रेसी एक थ्रेट है, जहां फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की कोई जगह नहीं है, कलेक्टिवाइजेशन की कोई जगह नहीं है और बहुत श्रिंकिंग स्पेस हो गया है। लेबर राइट्स की बहुत बड़ी चैलेंज है और आज तो ह्यूमन राइट्स भी एक ऑलमोस्ट मुर्दे के कगार पे खड़ी हो गई है। डिसेंट आप जान ही रहे हैं कि कैसा हो रहा है, घरों में छापे पड़ रहे हैं, उठा उठा के ले जा रहे हैं। कई बार 4 सालों में से 5 सालों में से तो हम देख रहे हैं कि लोग जो लापता हुए, जिनको पुलिस उठा के ले गई है, वो लापता है, अब मारे गए हैं, शूट कर दिए गए हैं या क्या हुआ है उनके साथ, नोबडी नोज। तो गिवन दिस कॉन्टेक्स्ट एंड द हाई इनफॉर्मलाइजेशन जो अभी चल रहा है, सबसे पहले आई विल लाइक टू स्पीक ऑन नो ट्राइपटिज्म, जो त्रिपक्षीय नीति होनी चाहिए, जहां लेबर की कंसेंट होती है, ट्रेड यूनियन की जरूरत पड़ती है, एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट एंड ट्रेड यूनियन, ये तीनों जो बैठ के जब बात करते हैं, या बायलैटरल होता है, वो होते ही नहीं है। पिछले 9 से 10 सालों में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस भारतवर्ष में नहीं हुआ है, तो जो कि इंडिया एक सिग्नेटरी है ILO का कन्वेंशन 144 का सिग्नेटरी है, बट इट हैज नॉट हैपेंड। ये बड़ा ही दुखद स्थिति है। हम G20 कर रहे हैं, वर्ल्ड के 5th इकोनॉमी कंट्री में हमारी गिनती हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री अपने आप को ग्लोबल लीडर कह रहे हैं और भारत का हंगर इंडेक्स कहाँ है? पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे है। आप समझ रहे हैं इन्फ्लेशन कहाँ है, इनइक्वालिटी कहाँ है। तो ऐसी भयावह स्थिति में आज हमारा देश गुजर रहा है। ऐसे में ये ड्रैकोनियन लेबर कोड्स जो ड्रैकुला की तरह हमारे पास आया है
और जिसमें कोई कंसल्टेशन नहीं हुई है, कोई डिस्कशन नहीं हुई है। और यही वजह है कि आज पिछले 4 साल से सिंस 2019 जब से ये कोड ऑन वेजेस और सोशल सिक्योरिटी और ये चालू कोड आए हैं, तब से 10 मेजर सेंट्रल ट्रेड यूनियंस जो भारतवर्ष के हैं, जिसमें इंटक भी एक अहम रोल प्ले कर रही है डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी के चेयरमैनशिप में, 10 ट्रेड यूनियंस लिविंग असाइड बीएमएस भारतीय मजदूर संघ, जो कि एक पपेट यूनियन है प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी का, उसको छोड़ करके हम हमेशा से यही कहते हैं कि स्क्रैप करिए इस एंटी वर्कर लेबर कोड को, और हमारी ये डिमांड भी रही है। आज का जो टॉपिक एजेंडा दिया है, बहुत कम टाइम में डिसेंट वर्क की बहुत अच्छी परिभाषा यहाँ पे हमारे, और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइटें हम अक्सर देखते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको स्कूल की जरूरत है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। एक लंबे समय से काम करते समय हमने देखा है और ये पाया है कि बच्चों का दाखिला ही नहीं हो पाता। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल के बाहर हैं। 2010 में 2010 ज्यादातर लोगों को पता है कि आई यूजुअली फायर द शॉट इन द बोर्ड, तो मुझे ही वो सब करना पड़ता है। तो पिछले 6 सालों में जो पॉलिसी इंटरवेंशंस है वो बहुत ही सॉलिड रहे। आप चाहे कितना भी गुस्सा हो ले, नाराज हो ले, लेकिन आप 12 लाख रुपया इंश्योरेंस लागू करवा पा रहे हैं। 12 लाख रुपया बोर्ड देगी किसी भी डेथ के केसेस में। ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट है और कंट्री में हाईएस्ट है, जो हमने बोर्ड में पास किया। कंट्री में हाईएस्ट ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, कंपैरेटिवली अमाउंट तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा सर, इसमें एक चीज बोलेंगे सर, है ना, बोलने के बाद सर 5 मिनट का ओपन सेशन करवा दीजिएगा, बस यही बोल। ठीक है, तो वो एक बहुत मेजर पॉलिसी इंटरवेंशन है। दूसरा, जो बोर्ड की साइट है नए सिरे से गठित हुई है, उसकी कमियां हो सकती है बहुत सारी, लेकिन टेक्निकली बहुत ही एडवांस साइट है। अगर आप टेक्नोलॉजी को जानते हैं तो उसको समझना भी बहुत जरूरी है। और बहुत सारा यूजर फ्रेंडली नहीं होने का प्रॉब्लम्स भी हमारी ट्रेड यूनियन की तरफ से आ रहा है, उसको भी समझना जरूरी है। जैसे जहां जहां करप्शन की एलिमेंट्स थी, वहां पॉइंट आउट करके राइडर्स लगाए गए हैं, जहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल है। तो हम सुबह से हम लोग सुन रहे हैं, बहुत सारी चीजें सुनी, हमने समझा भी है, लेकिन हमें लगता है कि जो पंजीकरण की जो समस्याएं हैं, नवीनीकरण की जो समस्याएं हैं, हित लाभ की जो समस्याएं हैं, इसके लिए, क्योंकि जब हमने अभी लास्ट में सुना कि एलजी, कहीं ना कहीं हम एलजी को भी वो कर रहे हैं, तो हम आने वाले कल में हम चाहेंगे कि एलजी को ज्ञापन दें कि ये सुचारू रूप से काम हो, जो मजदूरों का हित लाभ रुका हुआ है वो सुचारू रूप से उनको मिल सके। तो इसके लिए ज्ञापन देने की योजना हम लोग तैयार करेंगे कि उनको ज्ञापन दिया जाए। दूसरा ये है कि अभी तक हम लोग पिछले कई समय से एक्शन एड के साथ काम कर रहे हैं, और हमने देखा है कि हम लोग जब किसी बड़ी साइट पे काम करने जाते हैं, चाहे वो आलू वाली साइट हो, बीजीसीके हो, एचजीआईईएल की कंपनी हो, तो हम इस साइट पे काम करने जाते हैं तो वहाँ पे हमारे लिए चैलेंज आता है कि वो लोग किसी भी संगठन को वहाँ पे कैंप लगाने नहीं देते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि एक्शन एड उसमें इन्वॉल्व हो और साइट्स पे जाकर के, क्योंकि हम लेबर चौक में लगा रहे हैं या घरों के आसपास जाकर के हम लोग सर्वे कर रहे हैं, तो इसके अलावा भी हम लोग साइट पे हमारे कैंप लगाने के लिए एक्शन एड इस पर भी संज्ञान ले, भविष्य में इस पे भी काम करें। तीसरा मेरा अहम मुद्दा ये है कि जो क्लाइमेट चेंज की हम बात करें, जलवायु परिवर्तन की, हम लोग अभी से ये चीज एक कंस्ट्रक्शन वर्कर ग्रुप करके, ऐसा जहाँ पर भी हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर है उनका ग्रुप बनाया जाए और हमें उनको एक प्रशिक्षण भी दिया जाए, जिससे कि जो अभी जो घर बनाए जा रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाले घर बनाए जाए, चाहे छोटे घर बनाए जाए, उसमें बरसाती पानी रोका जाए। ठीक है, एक मजदूर एक पौधा होना चाहिए, क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि हम लोग जिस तेजी से पौधे काटे जा रहे, पेड़ काटे जा रहे, तो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रहा है और इसी से बहुत सारी समस्याएं बढ़ रही हैं। तो हम जब 2041 तक का हमारा प्लान बन चुका है, तो क्यों ना हम अभी से ही, क्योंकि 41 तक हम लोग रहे नहीं रहे, लेकिन 41 में एक पौधा रहेगा तो उससे ऑक्सीजन उन बच्चों को मिल पाएगा जो भी आए नहीं है या जो भी बढ़ रहे हैं। तो ये चीजें है जलवायु परिवर्तन को लेकर एक मजदूर एक पौधे का भी ये अभियान शुरू करना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ पे समय की पाबंदी है, लेकिन है ना कि सर इसमें अपने सुझाव देंगे, है
ना, तो सबसे पहला सुझाव ये है कि ना जो मीटिंग का समय है या तो फिर ये पूरे दिन की हो, ठीक है, सबको जल्दी जल्दी बोलना है, मतलब कि है ना वो समय बांध दिया है कि आपको बोलना है और वहां बैठ जाना है। सबसे बड़ी बात थी कि आए थे अभी हमारे बोर्ड के माननीय सदस्य प्रोफेसर साहब, जैसे हम लोगों के लिए मंत्री जी से मिलना कठिन है, इनसे मिलना सबसे बड़ा कठिन है। इसीलिए मैंने कहा था कि 5 मिनट का ओपन सेशन करवा देते। तो 1-2 क्वेश्चन था, उन्होंने बोला कि जी हमने 12 लाख करवा दिया। अरे जिन वर्करों को 5-5 साल से जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी नॉमिनी भी मर चुके हैं, 1 लाख रुपए मिल रहा है, वो नहीं मिला 5 साल से। एजुकेशन का पैसा है कि कोई एक वर्कर, बस एक लाइन बोलेंगे सर, दिल्ली बोर्ड की ये स्थिति है कि मतलब अगर कोई किसी को 1 लाख रुपए मिलना है, 2 लाख रुपए मिलना है, उसको 5 साल 7 साल का इंतजार करना पड़ रहा है, वो नहीं मिलता। एक वर्कर है, उसने अपने बच्चे का एजुकेशन का लगाया, वो नहीं मिला उसको। उस बच्चे की शादी हो गई, वो नहीं मिला। उस बच्चे ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, है ना, उसका बच्चा हो गया, वो भी क्लेम नहीं मिला, 8 साल हो गया, है ना। तो ये सब चीजें हैं, तो इसलिए है ना, क्योंकि ये ऐसा है कि अगर हम लोग अपनी बात नहीं होता ना, बस 2 मिनट में बोलो, तो ये नहीं समझ आता बोलेंगे। अभी तो शुरुआत भी नहीं होती, तब तक आप कहते हैं जी हो गया। तो थोड़ा है ना, आप एक रिक्वेस्ट है, देखिए ऐसी मीटिंग होती नहीं है, अब अगर हो रही है तो कम से कम एक बार सबको बोलने का मौका मिले, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि सर ये जो अपना है ना सर, एक ये है कि दूसरा कि दिल्ली में सबसे ज्यादा जो बुरी कंडीशन है वो अपनी लेबर चौक की है। लेबर चौक में वर्कर को जाना ही जाना है, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी मौसम में है। अब लेबर चौक की ये स्थिति है कि सुबह 9 बजे दुकान खुल रही है, तो जो दुकानदार है वो उनको सबको भगाने लगते हैं या फिर उनसे पैसे भी लेते हैं बहुत जगह पे लेबर चौक में, ना उनको खड़े होने के लिए। है ना, क्या है कि पीछे अगर हम लोगों ने